हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 6 कक्षा 10 का भूगोल का, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 5 1 to 4 पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। और मैं बता दूं, हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रहेगा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। वो भी हिंदी में मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके। और साथ ही में जो इतिहास का सिलेबस खत्म हो चुका है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर के नोट्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ, और उस चैप्टर के एमसीक्यू भी हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, अर्थशास्त्र का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का, और साथ ही में आपका भूगोल। ये सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर आ जाएंगे जो जो मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है। ओके जी। सो लास्ट पार्ट्स में हम पढ़ चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, जिनका कच्चा माल, ठीक है, जिन उद्योगों का कच्चा माल खेतों से आता है उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और उसके बाद हमने खनिज आधारित उद्योग देखा था कि जिन उद्योगों का कच्चा माल खेतों से नहीं आता, ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, या अलग अलग एनवायरनमेंट से लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। ठीक है। खनिज आधारित उद्योग में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था, दैट इज सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है। अब ये दो अलग अलग वर्ड है। सूचना प्रौद्योगिकी होता है आईटी सेक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अलग चीज़ होती है। ठीक है। जो आपके टेलीविज़न वगैरह होते हैं ना, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर वगैरह, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से ही बने हुए होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईटी सेक्टर सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है। ठीक है। तो आते हैं हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग में उपयोगी अनेक अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। आपको पता ही है, टेलीफोन, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। ठीक है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है आपको कि ऐसा कौन सा एरिया है हमारे भारत का जिसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी माना जाता है, वो है बेंगलुरु। ठीक है। कुछ अलग अलग राज्य भी हैं जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती हो। ठीक है। और बेंगलोर हमारा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ठीक है। अब आते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी पे, आईटी सेक्टर पे। इसको बताने से पहले ना मैं एक छोटी सी आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप है ना रोड पे जाओगे ना कभी भी, तो आप किसी भी 4 बंदों में से पूछोगे ना कि भैया आप क्या काम करते हो, तो आज के टाइम में 4 में से पक्का एक तो बोलेगा जी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि बहुत सारे लोग आज आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो। आपको पता है, अगर अमेरिका में या कनाडा में आप हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, आपको उस प्रोडक्ट से कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, आपने कस्टमर केयर पे कॉल मिलाया, तो वो कस्टमर केयर का कॉल आपको पता है कनाडा में नहीं, इंडिया में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। देखो, वहाँ पर है ना, जो कंपनी होती है ना, उनको कस्टमर केयर सर्विस तो देनी होती है, कॉल सेंटर तो खोलना होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपना खुद का कॉल सेंटर कनाडा में खोलेंगे ना, तो वहाँ पर जो लेबर काम करेंगे या जो भी वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं कनाडा में। तो आपको पता है, अलग पाउंड वगैरह जो भी करेंसी चलती है। बट इसलिए वो क्या करते हैं, इंडिया में अपनी सर्विसेज दे देते हैं। वो बोलते हैं कि ना, आप हमारे जो कस्टमर है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसके बदले में जो भी पैसे आप ले लो। ऑब्वियस सी बात है, जो कनाडा में पैसे बनते हैं उससे तो कम ही पैसे लेंगे हम, है ना। तो ऐसे करके हमें जॉब मिल जाती है। ठीक है। हमें पैसे मिल जाते हैं और उनको उनकी कस्टमर केयर सर्विस मिल जाती है। तो ये होता है सूचना प्रौद्योगिकी, और इसी को ही कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। प्रौद्योगिकी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से सूचना का आदान प्रदान, तो हम वो कस्टमर केयर सर्विस में सूचना का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं, तो इसी को कहते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। आपकी बुक में थोड़ा ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा, बस यही बता रखा है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो बहुत फल फूल रहा है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी प्रदान कर रहा है। आपको पता ही है, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। ठीक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। हमारे भारत में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है, बट भारत में भी हो रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और आईटी सेक्टर, आज देखो सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं आईटी। ठीक है। तो इसलिए आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। ठीक है। इस उद्योग का सर्वाधिक
संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद में, पुणे में है। ज़्यादातर ये जो हमारे उद्योग है ना आईटी सेक्टर के, है ना, वो आपको यही मिलते हैं। सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, इस चैप्टर की मैं मैप की वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है, कर दी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि भूगोल में से एक चैप्टर नंबर 6 और एक ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप उसी में से आएंगे। चैप्टर नंबर 6 नहीं, सॉरी, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और एक ये वाला चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें से मैप बहुत ज़्यादा चांसेस है। कृषि वाले चैप्टर में से आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते, तो ये चीज़ याद रखना। और आपको पता ही है कि बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। सिलिकॉन वैली आपको पता है ना, जहाँ पर वो फेसबुक का हेडक्वार्टर है, तो बहुत सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं सिलिकॉन वैली वहाँ पर, अमेरिका वगैरह में। बट इंडिया के अंदर भी माना जाता है कि बेंगलुरु एक हमारा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, ठीक है। पिछले 2-3 साल में इस उद्योग में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है, यानी बहुत फॉरेन रिटर्न आया है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आया हमारे पास इस आईटी सेक्टर की वजह से। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ क्या लगने लगे हैं, कह सकते हैं कॉल सेंटर वगैरह लगने लगे हैं, और बहुत सारी इनकम आ रही है बाहर से, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं बीपीओज की। बीपीओज इसका एग्जांपल है बिजनेस आउटसोर्सिंग, ये कॉल सेंटर को बीपीओज ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा लेमन टर्म्स में उसको हम बोल देते हैं कॉल सेंटर वगैरह, बट एक्चुअल में उसको बीपीओज कहा जाता है, बिजनेस आउटसोर्सिंग। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो बिजनेस को आप आउटसोर्स कर रहे हो ना, दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बोल रहे हो, तो इसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। हिंदी में ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंग्लिश में बिजनेस आउटसोर्सिंग याद कर लेना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो ये है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, ठीक है। देखो हमारे यहाँ ना बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, तो उद्योग लग रहे हैं एक अच्छी बात भी है, बट इससे नुकसान भी हो रहा है। किसका? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इससे बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, और साथ में हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन, यानी जो गर्म पानी डाल दिया जाता है ना नदियों के अंदर, उसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं रीड करता हूँ, यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, आपको पता ही है उद्योग हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर रहे हैं, परंतु साथ ही में इस चीज़ को भी नहीं नकारा जा सकता कि उद्योग से प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है। पहला तो वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कैसे? एयर पॉल्यूशन आपको पता ही है, ठीक है। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। और ये वायु प्रदूषण मेनली किस वजह से होता है? रसायन व कागज़ उद्योग से, ईंटों के भट्टे, पता है ना कितना धुआं निकलता है ईंटों के भट्टे से, तेल शोधनशालाएँ, ठीक है, प्रगलन उद्योग, स्मेल्टिंग, याद आ रहा है ना, अभी पढ़ाया था हमने, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, है ना। जीवाश्म ईंधन दहन, मतलब जो जीवाश्म होते हैं ना, फॉसिल फ्यूल यानी कोयले वगैरह को जलाया जाता है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण वगैरह होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, मतलब है ना, हमारी ऐसे नहीं, भारत की गवर्नमेंट ने कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं, बट उनको इग्नोर करके वो कितना भी धुआं प्रोड्यूस करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। आपको पता ही है जो एयर पॉल्यूशन है वो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। दिल्ली के अंदर तो और ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। नवंबर दिसंबर में तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। और तो जो बच्चे दिल्ली से नहीं रहते ना दिल्ली में, तो वो ये इस बात से एग्री नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट बहुत बुरी हालत हो जाती है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं हम जल प्रदूषण की, ठीक है। जल प्रदूषण के बारे में देखो, जल प्रदूषण क्यों होता है? उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। सबसे पहले कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ सुन लो आप, ये शायद मैंने जब आपको है ना कार्बनिक और अकार्बनिक, जब मैंने आपको केमिकल बताए थे ना, तो वही है आपका कार्बनिक केमिकल, वो होते हैं जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो कोल वगैरह हो गया आपका, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, ये कार्बनिक आपके अपशिष्ट होते हैं। और अकार्बनिक यानी जो जैसे जो लैब में बनाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड वो एसिड, तो ये सारे के सारे जब इनको आप नदियों में डालते हो ना, तो उसी से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है,
ठीक है। अब जल प्रदूषण के मुख्य कारण, जल प्रदूषण जो होता है वो किन किन उद्योग के कारण होता है? कागज़ उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग और चमड़ा उद्योग आदि की वजह से हमारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा ये हमारी जो यमुना नदी है, साथ में सारे के सारे वो लगे हुए हैं, उद्योग ही उद्योग लगे हुए हैं। आप सारा का सारा कूड़ा है ना अपना नदियों में डालते हैं, यमुना नदी में डालते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे तापीय प्रदूषण और जल प्रदूषण में कंफ्यूज जाते हैं। दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, जब आप नदी में कचरा डाल देते हो अपना, मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा जब नदी के अंदर जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब तापीय प्रदूषण सुनो, जब है ना कारखानों के अंदर क्या होता है कि मान लो थर्मल पावर प्लांट है, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर गरम गरम पानी, अब गरम गरम ऐसे कूड़ा निकल रहा है और वो डायरेक्टली हम नदियों में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे प्रदूषण तो होता ही होता है, बट साथ में इतना गर्म पानी होता है कि वहाँ पर जो नदियों के अंदर जो भी मछलियाँ वगैरह होती है, एक्वेटिक लाइफ होती है, जलीय जीवन होता है, वो बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित होता है। ठीक है, उसी टाइम जानवर वगैरह जो मछलियाँ वगैरह होती है उसी टाइम मर जाती है। तो इसलिए तापीय प्रदूषण थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण तो दोनों से ही हो रहा है, तापीय प्रदूषण भी से भी हो रहा है और जल प्रदूषण से भी हो रहा है, क्योंकि दोनों डाल तो कचरा नदी में ही रहे हैं, पर तापीय प्रदूषण से बिल्कुल उसी टाइम जानवर मर जाते हैं। इसलिए तापीय प्रदूषण थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ डिफरेंस, आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर कोई दिक्कत हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। मैं बता दूंगा, नहीं तो बच्चे भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि बच्चे है ना क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, चलो। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, इससे जलीय जीवन को हानि होती है। आपको पता ही है हानि होती है, हानि की मात्रा ये कर लेना। हानि आपको पता ही है ना, मतलब बहुत सारे जलीय जीवन यानी मछलियाँ वगैरह मरती है। ठीक है, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट है जो कि तापीय प्रदूषण करते हैं, जैसे पर्यावरण ऊर्जा संयंत्र, जो आप परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत ही गर्म गर्म पानी होता है उसके अंदर। ठीक है, कि अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल तथा प्रसव होगा, ये प्रसव जैसी बीमारियां होती है। ठीक है, ये स लिखा हुआ है, ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, फ़ोटो खींची थी तो इसलिए। तो हमें क्या समझ आया कि परमाणु जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें से जो कूड़ा वगैरह निकलता है, ठीक है, और वो जो नदियों के अंदर जाता है उससे कैंसर वगैरह की बीमारियां भी होती है। जन्मजात विकार का मतलब होता है जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और साथ में अकाल जैसी भी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रसव, ऐसी बीमारियां भी हो जाती है जब आप गरम गरम पानी न्यूक्लियर पावर प्लांट का नदियों में डालते हो। ठीक है, और आपको पता ही है कि मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। देखो सिंपल सीधी बात है, जब जल प्रदूषण होगा तो जल जो है फार्मर यूज़ करते हैं, हमारे किसान यूज़ करते हैं कृषि के लिए, तो वो नदियों का पानी जब अपने खेतों में डालेंगे तो वो जब पानी मिट्टी में जाएगा तो वो मिट्टी को भी प्रदूषित कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा और जो मिट्टी है उसमें कुछ उग नहीं पाएगा। तो इसलिए जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, नॉइज़ पोल्यूशन जिसको कहते हैं। ठीक है, शहरों में तो बड़ी खतरनाक चीज़ है नॉइज़ पोल्यूशन। एक बार आप खड़े हो जाओ दिल्ली के किसी भी रोड पे, बस शांति तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से अस्थायी रूप से सुनने में परेशानी, मतलब ध्वनि प्रदूषण किससे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो अस्थायी रूप से सुनने की परेशानी होती है, गुस्सा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और भी बहुत सारी अन्य बीमारी। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण क्यों होता है? उद्योग की मशीनों से निकलने वाला शोर, लकड़ी चीरने के कारखानों तथा विद्युत ड्रिल से भी अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये उत्पन्न करते हैं वो जो भी उद्योग वाले होते हैं। तो हमने देख लिया कि यार हमारे ना जो भी विनिर्माण उद्योग है उनसे ना बहुत सारे प्रदूषण भी हो रहे हैं। वायु प्रदूषण देखा, जल प्रदूषण देखा, तापीय प्रदूषण देखा, ध्वनि प्रदूषण देखा। इसको क्या रोका जा सकता है? ठीक है, और रोका जा सकता है तो अलग अलग हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण को, तापीय प्रदूषण को और ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। वही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम। ठीक है, कि पर्यावरण जो हमारा निम्नीकरण हो रहा है यानी डिग्रेड हो रहा है, पर्यावरण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, शायद साइंस में आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा ये। ठीक है,
कारखानों द्वारा निष्कासित, अब पहले तो थोड़ा सा फैक्ट दे रखा है कि क्यों इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब 1 लीटर गंदे पानी से 8 लीटर साफ पानी दूषित होता है। ठीक है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम वाटर पॉल्यूशन को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है? पहली बात तो विभिन्न क्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग, कम से कम पानी का उपयोग करें। फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कम से कम पानी का उपयोग करें। तथा जल को 2 या अधिक बार पुनः उपयोग करना, मतलब बार बार पानी का उपयोग करें। ऐसा ही नहीं कि आप साफ़ पानी लेके हमेशा उसको साफ़ पानी ले के यूज़ कर रहे हो। आपको पानी को रीयूज़ भी करना चाहिए। ठीक है, दोबारा यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकल भी करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करो। मतलब ऐसा ना हो कि बार बार आप नदियों का पानी यूज़ करो। अगर हो सकता है तो पानी को हार्वेस्ट करो, यानी जो बारिश का पानी है उसको सेव करो और फिर उसको यूज़ करो। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि ये तीसरा पॉइंट आपका तापीय प्रदूषण से रिलेटेड है। ध्यान से सुनना। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित यानी डालने से पहले करने से पहले उनका शोधन करना, मतलब ठंडा करना उनको। नदियों में कूड़ा वगैरह, गर्म कूड़ा या गर्म पानी जब आप डालते हो, गर्म अपशिष्ट पदार्थ डालते हो, तो उसको डालने से पहले ठंडा कर लेना। ये 3 चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है। अब हमने एक बात बोली थी कि अपशिष्ट पदार्थों को शोधन करना यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा कचरा होता है, उसको अलग करना। अब हम नदियों में जो कूड़ा कचरा है उसको अलग कैसे कर सकते हैं? नदियों मतलब जो आपकी फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा है, ठीक है, उसको आप शोधन कैसे कर सकते हो? उसके अंदर से थोड़ी सफाई कैसे कर सकते हो उस कूड़े के अंदर से? मतलब जो आप गंदा पानी डाल रहे हो नदियों के अंदर, तो उसको आप साफ़ कैसे कर सकते हो? थोड़ा बहुत उसके बारे में बता रखा है। तो उसकी 3 प्रोसेस है, या मैं कहूँ 3 पॉइंट है। ठीक है। तो पहले तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो कि 3 सुझाव कौन कौन से थे कि न्यूनतम जल का उपयोग करो। ठीक है, बार बार पुनः उपयोग करो, बारिश के जल का यूज़ करो, और साथ ही में तालाबों और नदियों में आपका जो अपशिष्ट पदार्थ डालने से पहले उसका शोधन करो। ठीक है। और उसके 3 आपको प्रोसेस दे रखी है कि आप वो कैसे कर सकते हो। औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन 3 चरणों में किए जा सकते हैं। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसका मतलब है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ मशीनों वगैरह का यूज़ कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, थोड़ा जो बड़े बड़े टुकड़े उनको अलग कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि इनमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, अनेक छोटे छोटे टुकड़े करना, ठीक है, और ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। इसका मतलब है, पहला जो पॉइंट है हमारा कि हम औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसका मतलब है कि कुछ मशीनों का यूज़ करके जो हमारे जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है ना, उसके बड़े बड़े टुकड़े जो है उसको छोटा छोटा करके या उसको अलग करके मशीनों के द्वारा हम ये कर सकते हैं, जिससे कूड़ा थोड़ा सा बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो निकल जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शायद आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, बहुत टाइम पहले की बात है, मैंने न्यूज़ सुनी थी कि गंगा को साफ़ करने के लिए ना कछुओं को ट्रेन किया जा रहा है। कचरों को नहीं, कछुए बोला मैंने, टॉर्टोइस। ठीक है, टॉर्टोइस को ट्रेन किया जा रहा है। तो टॉर्टोइस को ट्रेन करने से क्या होता है, वो जो कछुए वगैरह होते हैं वो नदी के अंदर जो कचरा होता है ना उसको साइड में लेकर आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक जैविक प्रक्रिया है। आपने जापान में भी देखा होगा, नालियों के अंदर मछलियाँ होती है। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो जैविक प्रक्रियाओं से ही हम क्या कर सकते हैं, कूड़े कचरे को अलग कर सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट को अलग कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका है। ठीक है। एग्जाम में लिख कर नहीं आना। पहली बात तो एग्जाम में इसका एग्जाम्पल पूछेंगे नहीं, आप बस इतना लिख कर आना कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन भी किया जा सकता है, जिससे अपशिष्टों को, जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसका शोधन किया जा सके। ठीक है। पहला है कि टेक्नोलॉजी की मदद से, मशीनों की मदद से, और दूसरा है आपका जैविक प्रक्रियाओं द्वारा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है जैविक, रासायनिक, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसका मतलब है कि चाहे आप जैविक यूज़ करो, बायोलॉजिकल, मतलब वो जो मछली वाला मैंने बताया, कछुए वाला बताया, रासायनिक यानी कोई भी केमिकल डाल के पानी के अंदर, चाहे भौतिक यानी कोई भी मशीनों वगैरह का उपयोग करके, कैसे भी करके आप जल प्रदूषण को रोको। ठीक है। उस नदी के में जो अपशिष्ट डाल रहे हो उसको कम से कम करो। ये सारी की सारी ये 3 स्टेप है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नदियों में डाला गया जो भी औद्योगिक अपशिष्ट है उसको हम शोधन कर सकते हैं, उसको थोड़ा साफ कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम हो वहाँ उद्योग द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। इसका मतलब है, ये भी लिखा हुआ है कि ना
जिस एरिया के अंदर मान लो ज़मीन का स्तर जो ग्राउंड वाटर है ना वो बहुत नीचे हो, तो वहाँ पर है ना उद्योग को बोलना चाहिए कि आप ज़्यादा कूड़ा मत डालो, ठीक है, ज़्यादा कूड़ा मत करो, और अगर ऐसा वो करता है तो उस पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। समझ आया ना आपको? ग्राउंड वाटर पता है ना आपको, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है वो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है कि जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम हो वहाँ उद्योग द्वारा इसके निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मना कर देना चाहिए उद्योगों को कि आप ऐसे कूड़ा मतलब ज़मीन के अंदर से पानी निकाल के उसको दूषित नहीं कर सकते। ये सारी की सारी चीज़ें मना कर देनी चाहिए। तो आई होप आपको वाटर पॉल्यूशन और जो तापीय प्रदूषण है उनको रोकने के उपाय मिल गए हो। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। सिंपल सीधी बात है, वायु प्रदूषण को रोकने के ना पहला जो उपाय है वो तो ये है कि कारखानों में कोयले की जगह गैस और तेल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखो, जो कोयला है वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, तो आप उसकी जगह गैस का और तेल का उपयोग कर सकते हो जिससे वायु प्रदूषण कम हो। और दूसरा तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर से दिख रही होगी आपको कुछ, ठीक है, पिक्चर दिखाऊंगा मैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है। पहला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो आप अपनी चिमनियों पे। इससे क्या होगा कि ना उस चिमनी में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो बड़े बड़े पर्टिकुलेट्स होंगे ना, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे हवा के, जो पॉल्यूटेंट्स के, वो क्या होंगे, बिजली के झटकों की वजह से वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वो ऊपर हमारे एनवायरनमेंट में नहीं जा पाएंगे, ठीक है, चिमनी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये जो उपकरण आपको दिख रहा होगा। दूसरा है कपड़ा फिल्टर। कपड़ा फिल्टर जिसे हम कहते हैं फैब्रिक फिल्टर, इसका मतलब क्या है, चिमनी में कपड़ा लगा दो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े वही पार्टिकल्स हैं ना, धुएं के पार्टिकल्स हैं, ये जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो उन कपड़ों में अटक जाएंगे और जो क्लीन गैस होगी वही बाहर निकलेगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है स्क्रबर और एक इनर्शिया सेपरेटर भी था, ठीक है। इनर्शिया सेपरेटर, अब फिजिक्स से आपको मेरे से अच्छी पता होगी कि ना, अब बहुत तेज़ी से रफ्तार से है ना जो आपकी गैस है, जो आपकी गैस है, डर्टी गैस है, उसको डालते हो उस चिमनी के अंदर और बहुत तेज़ी से घुमाते हो, तो उसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से जो भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना उस गैस के अंदर वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम करके क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। ऊंची चिमनियों में जो भी मैंने इक्विपमेंट बोले वो लगाकर, और दूसरा है कोयले की जगह आप गैस और तेल का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। देखो, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है उसमें साइलेंसर लगा सकते हो कि वो ज़्यादा शोर ना करे, और साथ ही में अपने लिए भी क्या कर सकते हो, शोर नियंत्रण उपकरण भी पहन सकते हो। मतलब आपको पता है ना, वो कान में पहनते हैं वो जो हेडफोन तो अलग हो गया, मतलब कान में पहना जाता है कि शोर ना सुनाई दे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया। अब एक छोटा सा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत ग्रह NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बिजली बनाने का काम करती है। अब ये आपकी बुक में क्यों दे रखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने उपाय बताए थे ना, ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ये हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कर रही है, प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ स्टेप ले रही है। क्या क्या स्टेप ले रही है वो मैं आपको बताऊँगा, बट पहले मैं बता दूँ, इसको पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी EMS की तरफ से एक ISO प्रमाण पत्र मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत सारे मतलब पर्यावरण को बचाने की कोशिश करी है। इन्होंने ने 5 चीज़ें करी है, ठीक है। अब है ना, आपको देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आएगा कि NTPC द्वारा दिखाए गए मार्गों को बताइए। आपको क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, ये बताइए कि एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक उद्योग कम से कम प्रदूषण करने के लिए क्या क्या कर सकता है, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पढ़ा सब होता है। मैं आपको बता दूं, 10th में ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया वो आपने पढ़ा ना हो। चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा आपने। बहुत कम बच्चे होते हैं जो छोड़ के जाते हैं, सब पढ़ के जाते हैं, बट दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन समझ नहीं आता कि यार क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, इसका आंसर कैसे करें। उनको लगता है वैल्यू बेस है, बट ये वैल्यू बेस क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आ जाए तो ये 5 पॉइंट लिखने हैं आपको जो NTPC कर रहा है, ठीक है, पर्यावरण को सेव करने के लिए। पहली बात तो है कि आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, यानी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। अब आपको पता है जितनी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे आप, उतना कम प्रदूषण होता है, जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उतना ज़्यादा प्रदूषण होता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन। इसका मतलब है कि क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली राख में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कूड़ा वगैरह निकल रहा है, क्योंकि राख जो होती है वो कम बनती है, कूड़ा थोड़ा ज़्यादा बनता है, तो उसको राख का इस्तेमाल करके अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन कर रहे हैं कि कम से कम कूड़ा कचरा बने,
ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट आई होप दोबारा से बता देता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये लिखा है कि राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यूनतम उत्पादन, कि कम से कम आपके कूड़े का उत्पादन हो, ज़्यादा कूड़ा ना निकले उद्योगों से, इस बात का ध्यान रखती है वो। थर्ड पॉइंट है कि जो आपकी परिस्थितियाँ, मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास, जैसे कि पिक्चर दिख रही होगी आपको, देखो फैक्ट्री के आसपास इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वो ये कि वृक्षारोपण करके, मतलब पेड़ वगैरह लगा के, अफॉरेस्टेशन करके अपने आसपास ये प्रदूषण को कम कर रहे हैं और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। और नेक्स्ट है कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनःचक्रण तथा ऐश पॉन्ड, जिसे कहते हैं ऐश पॉन्ड यूटिलाइजेशन या प्रबंधन मैनेजमेंट, इससे कम कर रहे हैं। मतलब नदियों के अंदर आपके फैक्ट्री के अंदर से जो भी लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, या गैस का मतलब जो भी ऐश वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, जो भी पानी निकल रहा है उसको रिसाइकल करके, ठीक है, उसमें से कूड़ा कचरा अलग करके तभी उसको नदियों में घेरा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी एनटीपीसी कर रही है। और नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या करती है कि मॉनिटरिंग भी करती है, ठीक है। और मॉनिटरिंग क्यों करती है, कि ये देखने के लिए कि यार इस बार हमने कितना कूड़ा किया है, ठीक है, इस बार हमने ज़्यादा तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुँचाया, अगर ज़्यादा पहुँचाया तो अगली बार वो और ट्राई करते हैं कि कम से कम हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमारी एनटीपीसी कर रहा है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार, ठीक है। पहली बात है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, दूसरा बात है कि आपका कम से कम न्यूनतम उत्पादन करके कूड़े कचरे का, तीसरा पॉइंट है कि पेड़ लगाकर, चौथा पॉइंट है कि जो भी तरल अपशिष्ट निकल रहा है, इन सारी की सारी ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें देखना जिससे कम प्रदूषण हो रहा है, और मॉनिटर करना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, दूसरों को भी बताना इस चैनल के बारे में, ओके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट यार, ठीक है। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोबारा से, ओके। और मैंने देखा बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। हमारा जो सब्सक्रिप्शन परसेंटेज है ना वो थोड़ा कम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, दूसरों को भी बोला करो कि वो सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जीपी लिंक दे रखा होगा, नहीं तो अगर मैंने वेबसाइट बना दी होगी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है। और साथ ही में यार मैंने एक न्यू चैनल बनाया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट जब आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा उसमें 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जबकि मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं करी। ऐसा क्यों है, बच्चे उसको सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप कैसे कर सकते हो। आपको पता है थोड़ा सा पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लाइफ में, तो वो ना आए बार बार पेरेंट्स से मांगना ना पड़े, क्योंकि थोड़े बड़े हो जाते हैं ना हम, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स से मांगने में। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया, तो उसको सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना, जिससे मैं पहली वीडियो डालूँ, जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो सारी की सारी। कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोट्स के लिए मैं बता चुका हूँ, और आप चाहो तो मेरे को फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है यार। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून, या मैं कहूँ लास्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।